मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डिज़ाइन में लोड बैलेंसर के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लोड बैलेंसर होता क्या है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक बार हम रियल लाइफ एग्जांपल से इसे समझते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि लोड बैलेंसर होता क्या है। अब मान लो कि आपका एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में आपने एक वेटर भी रखा हुआ है। अब आपका ये रेस्टोरेंट फेमस होने लगा है, तो काफ़ी सारे लोग इस रेस्टोरेंट में आने लग गए हैं, इसलिए अब आपको वेटर भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो इसलिए अब आपने एक की जगह और भी वेटर रख लिए हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जैसे आपके पास 4 वेटर्स हो गए हैं। अब पहले आपके पास सिर्फ एक ही वेटर था, अब आपके पास 4 वेटर्स हैं। तो क्योंकि लोड बढ़ने लग गया था, इसलिए हमें स्केलिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्केलिंग की है। एक वेटर की जगह अब हमने 4 वेटर्स रख लिए हैं ताकि वो कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल कर पाए। और आप ये भी देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो हमारा करंट वेटर है उसी की हम सैलरी बढ़ा देते कि वो ज़्यादा काम करे। लेकिन यहाँ पे हमने की है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, हमने मल्टीपल वेटर्स रख लिए हैं ताकि ज़्यादा कस्टमर्स को वो हैंडल कर पाए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरी इन वीडियो को रेफर कर सकते हो। अब आपने ये भी देखा होगा रियल लाइफ में कि जो आपका रेस्टोरेंट होता है उसकी एक ही मेन एंट्रेंस होती है। और ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर कहीं से भी आकर कहीं पे भी जाकर बैठ जाएं। जो भी बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें एंट्रेंस पे हमेशा एक रिसेप्शनिस्ट होता है। तो हम भी यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं। तो होगा कुछ ऐसा कि जो भी आपका कस्टमर आ रहा है, मान लीजिए ये आपका कस्टमर है, वो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट की एंट्री पे जाएंगे और एंट्री पे होंगे रिसेप्शनिस्ट, और रिसेप्शनिस्ट फिर लेके जाएंगे आपके कस्टमर को रेस्टोरेंट के अंदर, उन्हें बिठाएंगे और उन्हें एलोकेट करेंगे एक वेटर। तो यहाँ पे जो रिसेप्शन पे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वेटर, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये, कौन से वाला जो है सर्व करेगा इस कस्टमर को। तो टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका कस्टमर है, जैसे कि हमने यहाँ पे कस्टमर बनाया है, वो क्या है, वो एक क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट बना रहा है। हमने ये भी देखा था कि क्लाइंट और सर्वर का इंटरेक्शन एपीआई के थ्रू होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के साथ। तो यहाँ पे जो आपका कस्टमर है वो क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहा है जो कि रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जो आपका रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पे, वो एक्ट कर रहा है लोड बैलेंसर की तरह। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। जो वेटर हैं यहाँ पे वो एक्ट कर रहे हैं बैकएंड सर्वर की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मल्टीपल सर्वर्स रखे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की है ताकि वो लोड को हैंडल कर पाए। तो वेटर जो हो गए वो आपके सर्वर हो गए, जो क्लाइंट हो गए आपके वो कस्टमर हो गए। अब इसके अलावा जो आपके टेबल्स हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल और चेयर है, वो बेसिकली आपके सर्वर की कैपेसिटी बता रही है कि कितने लोग यहाँ पे एक्चुअली आ सकते हैं, कि जो आपका रेस्टोरेंट है, जो आपके वेटर हैं, वो कितने लोगों को हैंडल कर सकते हैं, कितने लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो आपका क्लाइंट है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा सर्वर के साथ। सबसे पहले जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जा रही है लोड बैलेंसर के पास, और लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर के पास जानी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में देखा था कि आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ, मान लो हमने यहाँ पे 4 सर्वर बना दिए, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई, तो कौन से वाले सर्वर के पास वो जानी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? इस वाले के पास जाए या इस वाले के पास जाए, या इस वाले के पास या इस वाले के पास? वो डिसाइड करेगा लोड बैलेंसर। किस बेसिस पे डिसाइड करेगा वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी समझने वाली बात ये है कि लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि कौन से वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड बैलेंसर एक्ट कर रहा है ट्रैफिक कॉप की तरह, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को। यानी कि जो आपकी एपीआई कॉल्स आ रही होंगी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे क्लाइंट से, आपके पास बहुत सारी एपीआई कॉल्स आ रही होंगी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा अक्रॉस मल्टीपल बैकएंड सर्वर, सो दैट कि कोई भी एक सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड ना आ जाए। कि फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे ये रिसेप्शनिस्ट ना हो और बाकी 3 जो वेटर हैं वो कहीं साइड पे जाकर बैठ गए, तो सारे के सारे जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो इसी वेटर के पास आते रहेंगे। तो इस वेटर पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा जो कि वो पूरा नहीं कर पाएगा, जिससे आपके जो कस्टमर्स हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये रेस्टोरेंट तो अच्छा नहीं है, यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है। जबकि प्रॉब्लम ये थी कि एक वेटर पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा था। अगर वो लोड आप सभी वेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस मिल सकती है। इसी तरह जब हम टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 4 सर्वर्स रखे हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के साथ।
तो ये बहुत सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिक्वेस्ट सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही सर्वर पे सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो वो कौन करेगा? वो लोड बैलेंसर ही करेगा। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आ रहा तो चांसेस है कि वो सर्वर क्रैश भी नहीं करेगा। लेकिन मान लो इन केस कोई एक सर्वर क्रैश हो भी जाए तो भी वो आपका लोड बैलेंसर का काम है कि वो ध्यान रखता रहेगा कि कौन सा सर्वर अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो लोड को मैनेज करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इससे ये मेक श्योर करता है कि जो आपका सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया या आपका कोई टेक्निकल टर्म्स में मान लो आप ट्विटर बना रहे हो, तो वो इंश्योर करेगा कि वो हमेशा अवेलेबल रहे, क्योंकि लोड बैलेंसर चेक करता रहेगा कौन से सर्वर्स सही काम कर रहे हैं और उनके अक्रॉस ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा रिक्वेस्ट को। अब इसके अलावा लेटेंसी भी ये इम्प्रूव करता है, वो हम बात करेंगे कैसे करता है बाद में। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत ईजी हो जाती है लोड बैलेंसर के साथ, क्योंकि मान लो अगर आपने 10 सर्वर्स रख लिए, आपको एक लॉजिक भी तो लिखना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, तो वो लोड बैलेंसर अपने आप ही हैंडल कर देता है। तो इसी के कारण हॉरिजॉन्टल स्केलिंग काफ़ी आसान हो जाती है। सो आपको इस तरह से कुछ सोचना है कि जैसे ही यूज़र की रिक्वेस्ट आई, मतलब क्लाइंट की जब रिक्वेस्ट आती है तो वो सर्वर पे जाने से पहले बीच में आती है लोड बैलेंसर के पास, और लोड बैलेंसर पे डिसाइड करेगा कि कौन से सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए और फिर उस सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जाती है। अब इसे आप डीएनएस से कंफ्यूज मत करिए। डीएनएस का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर आईपी पे आपको रीडायरेक्ट करता है। यहाँ पे जब हम बात करें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि आपकी कंपनी का कुछ कोड है, वो सर्वर पे है, पर क्योंकि अब आपकी कंपनी इतनी फेमस हो गई है तो उस पर लोड बहुत ज़्यादा आने लग गया है, तो उसे स्केल करने के लिए आपने नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ा दिए हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहेंगे। तो बेसिकली डीएनएस से तो आप अपनी कंपनी के सर्वर्स पे रीडायरेक्ट हो गए, लेकिन उसके बाद आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। लोड बैलेंसर यहाँ पे हेल्प करता है कि कौन से सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल कर पाओ। अब यहाँ पे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया था कि कस्टमर आपके क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट एक्ट कर रहा है लोड बैलेंसर की तरह, वेटर एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सर्वर की तरह, और एम्प्टी टेबल बता रहे हैं जैसे आपकी सर्वर की कैपेसिटी जितनी है वो। तो अब इसे समझते हैं कि वो बेसिकली लोड बैलेंसर की तरह कैसे काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो रिसेप्शनिस्ट का काम है कि सबसे पहले वो चेक करते हैं कि कौन सा वेटर फ्री है या फिर जिस पे कम लोड है, और वो उस वेटर को कस्टमर असाइन कर देते हैं। इसी तरह से टेक्निकल टर्म्स में भी जब आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं तो लोड बैलेंसर चेक करेगा कि कौन सा सर्वर फ्री है या जिस पे लोड कम है, उसको वो रिक्वेस्ट असाइन कर देगा। अब कैसे रिक्वेस्ट असाइन होगी उसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा अगर कोई वेटर ब्रेक पे चला जाता है, जैसे लंच ब्रेक पे चला गया, तो उस केस में रिसेप्शनिस्ट कस्टमर को उस पर्टिकुलर वेटर के पास नहीं भेजता। तो टेक्निकल टर्म्स में अगर आप इसे समझो तो कई बार सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो उस केस में लोड बैलेंसर को ये पता होगा, वो आइडिया रखता है कि कौन सा सर्वर अभी चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा, और जो सर्वर नहीं चल रहा रिक्वेस्ट कभी भी उस सर्वर के पास नहीं जाती, और ये कौन मेक श्योर करता है? लोड बैलेंसर। इसके अलावा यहाँ रिसेप्शनिस्ट ये भी ध्यान रखता है कि कोई एक पर्टिकुलर सिंगल वेटर ओवरलोडेड ना हो जाए। ऐसा ना हो कि एक वेटर के पास मान लो सारे कस्टमर्स आ गए और बाकी फ्री बैठे हैं। इसी तरह से टेक्निकल टर्म्स में भी आपका लोड बैलेंसर मेक श्योर करता है कि कोई एक पर्टिकुलर सर्वर ओवरलोडेड ना हो, क्योंकि अगर एक कोई पर्टिकुलर सर्वर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया तो वो क्रैश भी हो सकता है। इसलिए लोड बैलेंसर ध्यान रखता है कि वो इनकमिंग रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। अगर हम बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे हमने रिसेप्शनिस्ट रखा जो लोड बैलेंसर की तरह एक्ट कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा है? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कस्टमर डायरेक्टली किसी भी रैंडमली वेटर के पास चले गए तो ऐसा हो सकता है कि एक वेटर के पास सारे कस्टमर आ जाएं और बाकी सारे वेटर फ्री बैठे रहें, जो कि परफॉर्मेंस इशू है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। इसके अलावा मान लो अगर रिसेप्शनिस्ट ना हो तो अगर कोई वेटर बीच में चला गया या लंच ब्रेक पे चला गया या कुछ उसे काम आ गया तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, कोई ध्यान ही नहीं रख रहा। तो चीज़ों को सही से मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसर काफ़ी काम आता है। तो टेक्निकल टर्म्स में भी अगर आपका कोई सर्वर क्रैश हो गया, डाउन हो गया, तो उस केस में लोड बैलेंसर को ये चीज़ पता होगी और वो लोड को इसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करवाएगा। अब सोचिए अगर रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट ना हो
तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, लॉन्ग वेटिंग टाइम हो सकता है कि बहुत सारे लोग आ गए और वो आपस में ही लड़ने लग गए कि मैं पहले जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, कोई हैंडल करने के लिए है ही नहीं, तो जिसके कारण लेटेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। जबकि अगर आपका बीच में लोड बैलेंसर आ गया तो वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर रेस्टोरेंट फुल हो तो रिसेप्शनिस्ट चेक कर लेता है कि कोई टेबल खाली है या नहीं, और तब तक वो कस्टमर्स को रेस्टोरेंट के बाहर ही रखता है ताकि ओवर क्राउड ना हो। और ऐसे केस में रिसेप्शनिस्ट फिर कस्टमर को कहता है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, और वो वेटिंग टाइम बता देता है कस्टमर को। उनका नाम नोट कर लेते हैं, मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं, उन्हें कह देते हैं कि हम आपको कॉल कर देंगे या आप यहाँ पे वेट कर सकते हो बाहर ही। अब सोचिए अगर रिसेप्शनिस्ट ना हो और कस्टमर सारे के सारे रेस्टोरेंट के अंदर आ जाएं तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बैठने की जगह नहीं है और वो सब अंदर आ गए। तो इसलिए लोड बैलेंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसा केस टेक्निकल टर्म्स में भी हो सकता है कि अगर आपके जो सर्वर्स हैं पहले से ही बहुत ओवरलोडेड हैं तो लोड बैलेंसर जो रिक्वेस्ट है उनको क्यू कर सकता है या वेट में डाल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई और सर्वर अभी इसे हैंडल नहीं कर सकता। अगर कोई और रिक्वेस्ट अभी सर्वर के पास आ गई तो सर्वर क्रैश हो सकता है। तो क्रैश करने से बेटर है कि उसे रोक के रखो, वेटिंग टाइम में डालो, क्यू में डाल दो। तो ये सब चीज़ें लोड बैलेंसर कर सकता है। एक और फ़ायदा लोड बैलेंसर का ये है, जैसे पिछले केस में हमने माना था कि हमारे पास 4 सर्वर्स हैं, एक अगर कोई सर्वर क्रैश होता है उसका केस तो हमने देखा ही कि फिर उसे पता होगा कि मान लो ये वाला सर्वर क्रैश हो गया है तो लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को यहाँ नहीं भेजेगा, वो इन तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन और भी केसेस होते हैं, जैसे हम ऑटो स्केल का केस लगाते हैं कि मान लो एकदम से लोड बढ़ गया है तो उस केस में आपके सर्वर ऐड ऑन भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4 की जगह 5 सर्वर भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ऐसे बढ़ते भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आइडिया रहेगा लोड बैलेंसर को, और वो उसके अकॉर्डिंग ही रिक्वेस्ट को भेजेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो नए सर्वर ऐड हुए हैं वो खाली बैठे रहेंगे। तो लोड बैलेंसर को पता है कि नया सर्वर ऐड हुआ है तो वो रिक्वेस्ट को उनकी तरफ भी रीडायरेक्ट करेगा। अब इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हो गया आपका लोड बैलेंसर। यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ लोड बैलेंसर, यानी कि LB डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया, मान लो आपका क्लाइंट बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, इस पर यहाँ पे क्लाइंट लिख देते हैं, और सर्वर आपके पास बहुत सारे हैं तो यहाँ पे S ऐसे बना देता हूँ मैं। मान लो कि आपके पास 4 सर्वर हैं, ऐसे रख देते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, तो सबसे पहले वो जाएगी लोड बैलेंसर के पास। अब लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि कौन से सर्वर को ये रिक्वेस्ट देनी है। तो मान लो कि इसने इस वाले सर्वर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये वाली रिक्वेस्ट चलेगी। अब इसके बाद एक और क्लाइंट, कोई और भी हो सकता है, क्लाइंट एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल के लिए एक और बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ से रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका कलर अलग अलग रखा है, तो मतलब ये नई रिक्वेस्ट है, इसे आप समझ सकते हो कि तो अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, फिर से इनमें से सिलेक्ट करेगा कि ये रिक्वेस्ट अब किसके पास भेजनी है। तो मान लो अब उसने ये वाला सिलेक्ट किया तो ये वाली रिक्वेस्ट यहाँ पे गई। उसके बाद एक और रिक्वेस्ट आई तो फिर से ये सिलेक्ट करेगा किसके पास ये जानी चाहिए। तो मान लो इसने इस बार S4 सर्वर को सिलेक्ट कर लिया, एक और ऐसे आ गई तो फिर क्या करेगा, तो इसने मान लो इसको दे दिया। तो इस तरह से ये लोड बैलेंसर का काम है कि देखना कि रिक्वेस्ट किसको भेजनी है। अब मान लो कि ऐसा होगा कि जो आपका ये सर्वर है ये क्रैश हो गया, तो लोड बैलेंसर को पता है कि ये अब अवेलेबल नहीं है, तो अब कोई भी और रिक्वेस्ट आई, मान लो ऐसे एक और रिक्वेस्ट आ गई, तो लोड बैलेंसर वो रिक्वेस्ट इसको बिल्कुल भी नहीं भेजेगा, वो इन तीनों में से ही किसी को सिलेक्ट करेगा। हो सकता है वो इसको ही वापस भेज दे ये रिक्वेस्ट। अब इसी तरह से हो सकता है आपका एक नया सर्वर भी ऐड ऑन हो जाए, वो भी इस लोड बैलेंसर को पता होगा। तो अगली बार कोई और रिक्वेस्ट आती है तो हो सकता है वो रिक्वेस्ट इस नए सर्वर को भेज दे। तो आप समझ सकते हो क्लाइंट और सर्वर के बीच में आता है आपका लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे हमने क्लाइंट और सर्वर के बीच में तो बताया लोड बैलेंसर, लेकिन लोड बैलेंसर और भी जगह यूज़ हो सकता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखिए जहाँ भी मल्टीपल सर्वर्स को हैंडल करनी होती है रिक्वेस्ट, वहाँ पे लोड बैलेंसर आ सकता है। जैसे एक केस हो सकता है वेब सर्वर का केस, जैसे कि इंजनएक्स होता है, अपाचे होता है। उसके अलावा एप्लीकेशन सर्वर जैसे कि आपका नोड हो गया, जावा पाइथन का बैकएंड हो गया, उन केस में भी लोड बैलेंसर आ सकता है।
डेटाबेस रीड रेप्लिकास के केस में भी आ सकता है। डेटाबेस के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस के बारे में समझेंगे, लेकिन आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल रेप्लिकाज या कॉपीज होती हैं। अब वो डेटाबेस के केस में भी होती है। तो अब अगर मान लो कि आपके 3 डेटाबेस के रेप्लिका हैं जहाँ से रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, तो अब कौन से वाले डेटाबेस से रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वो कैसे पता लगेगा? वो लोड बैलेंसर के थ्रू ही होगा। लोड बैलेंसर बीच में आएगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगी रीड की, वो रीडायरेक्ट करेगा इन तीनों में से किसी एक के पास। जैसे मान लो इसके पास उसने भेज दिया। तो जहाँ भी आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं जिन्हें हैंडल करनी है रिक्वेस्ट, वहाँ पे लोड बैलेंसर का काम आएगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग में भी लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ती है, और माइक्रो सर्विसेज अगर आप कहें तो उस केस में भी लोड बैलेंसर आता है। तो सिंपल सा रूल है, जब भी मल्टीपल सर्वर्स हैं जिन्हें हैंडल करनी है रिक्वेस्ट, तो लोड बैलेंसर यूज़ होगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट कौन से वाला सर्वर हैंडल करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर के बारे में कि किस किस तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। देखिए, हम इसे 2 तरह में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला बेस्ड ऑन OSI मॉडल, यानी कि जो आपकी नेटवर्किंग लेयर होती है उसके बेसिस पे हम करेंगे, और दूसरा जो बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट होती है उसके बेसिस पे। सबसे पहले अगर हम OSI मॉडल के बारे में बात करें तो ये होता है आपका OSI मॉडल जो नेटवर्क लेयर पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेयर 1 है, उसके बाद ये लेयर 2 है, फिर ये 3 है नेटवर्क लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर 4 है, फिर सेशन जो होती है आपकी 5 लेयर होती है, प्रेजेंटेशन 6 और एप्लीकेशन होती है 7। तो इस तरह से 7 लेयर होती हैं आपके OSI मॉडल में। ये नेटवर्किंग में शायद आपने पढ़ा भी हो। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट कैटेगरी है आपकी जो लेयर 4 पे आती है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है, जहाँ पे TCP UDP होता है। TCP के बारे में हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में, आप उसे रेफर कर सकते हो, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि TCP प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इस लेयर 4 में होता कुछ इस तरह से है कि आपके पास IP एड्रेस आता है, तो आपको IP एड्रेस पता है, तो उसके बेस पे आपका जो लोड बैलेंसर है वो आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पे इस रिक्वेस्ट को भेजना है। तो एक एग्जांपल ये हो सकता है कि IP एड्रेस के बेसिस पे एक हैश फंक्शन हो, जहाँ से आपको जो फाइनल आउटपुट वैल्यू मिलेगी उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन से सर्वर पे आपको रीडायरेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने एक हैश फंक्शन बनाया जो कि IP एड्रेस ले रहा है। IP एड्रेस हमने कुछ भी रैंडम लिया है, इसके थ्रू जो वैल्यू आएगी उससे हमने असाइन किया कि ये सर्वर 3 के पास जानी चाहिए। तो ये लोड बैलेंसर डिसाइड कर रहा है बेस्ड ऑन द हैश फंक्शन, जो कि IP एड्रेस के बेसिस पे है, जो कि आपको TCP लेयर यानी कि लेयर 4 पे मिल जाता है। ऐसे ही दूसरा टाइप हो सकता है लेयर 7 पे, जो कि हमारी एप्लीकेशन लेयर है। इस लेयर पे हमें मिलते हैं HTTP हेडर्स, कुकीज, पाथ्स। HTTPS के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। तो इस लेयर पे जो लोड बैलेंसर है वो बेसिकली आपकी इन सब चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन से सर्वर पे रीडायरेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हेडर या कुकीज़ या पाथ में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उस पर आपने हैश फंक्शन निकाला है और आपका लोड बैलेंसर उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहा है कि कौन से सर्वर पे इसे रीडायरेक्ट करना है। तो अगर OSI लेयर की बात की जाए तो एक लेयर 4 यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके अलावा लेयर 7 जो कि एप्लीकेशन लेयर है, वहाँ पे लोड बैलेंसर हो सकते हैं। वैसे टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कम ही पूछा जाता है, स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए। पर जनरली सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यूज़ में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। आपको इससे ज़्यादा ये आइडिया होना चाहिए कि लोड बैलेंसर होता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है और क्यों है। खैर, इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो कि बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट है। इसमें भी डिफरेंट तरह के लोड बैलेंसर हो सकते हैं। एक हार्डवेयर लोड बैलेंसर होता है, एक सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर होता है और एक क्लाउड लोड बैलेंसर होता है। तो आई थिंक इतनी थ्योरी काफ़ी है। अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पे दोबारा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जो लोड बैलेंसर है, जो हमने कहा कि जो आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करेगा, जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट आई तो वो देखेगा कि कौन से वाले को देना है। सर्वर तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो आपका ये लोड बैलेंसर है वो किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कौन से वाले सर्वर के पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी, क्योंकि सर्वर तो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो ये किस लॉजिक के बेसिस पे हो रहा है कि कौन से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाए। देखिए, बहुत सारे डिफरेंट तरह के टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स हैं जिसके बेसिस पे लोड बैलेंसर ये डिसाइड करता है। हम कुछ गिने चुने जो फेमस हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहला जो है आपका वो है राउंड रॉबिन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सीक्वेंशली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा रिक्वेस्ट। जैसे कि मान लो आपके पास 3 ही सर्वर हैं, A और फिर एक B और फिर है C।
तो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आएगी वो ए के पास जाएगी, फिर अगली बी के पास, फिर सी के पास, फिर इसके बाद फोर्थ जो रिक्वेस्ट है वो वापस ए के पास जाएगी, फिफ्थ रिक्वेस्ट जाएगी बी के पास, 6 जाएगी सी के पास, 7 जाएगी ए के पास। तो इस तरह से वो सिक्वेंशली चलता ही रहेगा। अब इस अप्रोच के फायदे क्या है? देखिए बहुत आसान है, सिक्वेंशियल वे में हम कर रहे हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट भी हो गया। और कब सही चल जाएगा? जब आपके सारे सर्वर्स जो हैं जैसे ए बी सी सेम तरह के, उनकी कैपेसिटी सेम है और उनकी स्पीड भी सेम है। अब दिक्कतें कब आएंगी? दिक्कतें आएंगी कि ये सर्वर के लोड को इग्नोर मार रहा है, ये तो सिक्वेंशली बस असाइन करता जा रहा है, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी। अब मान लो कि कोई एक सर्वर मान लो स्लो निकला, ए जो है वो स्लो है, वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो इस पर तो लोड आता ही रहेगा, ये पुरानी को हैंडल कर नहीं पाया, इसके पास एक और आ गई रिक्वेस्ट, तो इस तरह से ए जो है वो ओवरलोडेड हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस अप्रोच में लोड बैलेंसर ध्यान ही नहीं दे रहा कि रिस्पॉन्स टाइम कितना लग रहा है आपका देने में, या फिर एक्टिव कनेक्शन एक जो सर्वर है उस पर कितने हैं, कहीं वो ओवरलोडेड तो नहीं है। तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। ये अच्छा कब रहेगा? जब सभी सर्वर्स एक ही तरह के हैं, उनकी कैपेसिटी एक ही तरह की है, स्पीड एक ही तरह की है। लेकिन अगर सर्वर्स अलग अलग टाइप्स के हों, उनकी स्पीड अलग अलग हो, कैपेसिटी अलग अलग हो, तब थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे हमने राउंड रॉबिन की बात की, इस तरह से और भी काफ़ी सारे एल्गोज हैं। जैसे लीस्ट कनेक्शन एक है। लीस्ट कनेक्शन जैसे आप समझ ही सकते हो कि लोड बैलेंसर चेक करेगा कि कौन से वाले सर्वर के पास सबसे कम अभी लोड है। तो जैसे कोई रिक्वेस्ट आई, वो उस पर्टिकुलर सर्वर को ये रिक्वेस्ट दे देगा क्योंकि उस पर अभी सबसे कम लोड है। पर इसमें दिक्कत ये है कि आपके लोड बैलेंसर को पूरा ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन से सर्वर के पास कितने अभी कनेक्शंस चल रहे हैं, कितने रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर रहा है। ऐसे ही एक और एल्गो भी है, वेटेड राउंड रॉबिन, जो कि राउंड रॉबिन की तरह ही है, लेकिन इसमें बस एक और चीज़ आ जाती है कि ये हर एक सर्वर को वेट भी देगा, मतलब कि उसकी कैपेसिटी और स्पीड के अकॉर्डिंग उसको वेट भी असाइन कर देगा और उसके अकॉर्डिंग उसको रिक्वेस्ट देता जाएगा। स्टिल रियल टाइम में जो आपके लोड चेंजेस होते हैं, कैसे चीज़ें हैंडल हो रही है, उन्हें हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जो वेट असाइन होते हैं वो भी बेसिकली मैनुअल वे से होते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस तरह से बेसिक मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था कि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, जिसके थ्रू लोड बैलेंसर जो है वो रिक्वेस्ट को असाइन कर सकता है सर्वर को। अब जो दो सबसे ज़्यादा फेमस टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू लोड बैलेंसर असाइन करता है रिक्वेस्ट को, वो है एक तो हैशिंग और दूसरी है कंसिस्टेंट हैशिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू आपका लोड बैलेंसर असाइन करता है रिक्वेस्ट को सर्वर पे। अब क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि लोड बैलेंसर कैसे हैंडल करता है इन दोनों टेक्निक्स को। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू लोड बैलेंसर ऑपरेट कर सकता है। सबसे फेमस ये दोनों हैं जिसको हम अलग से एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब अगर इंटरव्यू की बात की जाए, अगर किसी ने आपसे लोड बैलेंसर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो वो आपसे ये पूछ सकता है लोड बैलेंसर क्या होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लोड बैलेंसर की क्या ज़रूरत है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, जो कि बहुत रेयरली कोई पूछेगा क्योंकि थ्योरेटिकल है, लेकिन हमने वो भी डिस्कस कर लिया। एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स जिसके बेसिस पे लोड बैलेंसर असाइन करेगा रिक्वेस्ट को, वो भी हमने ऊपर ऊपर से देख लिया। जो ये दो हैं ये भी हम आगे अच्छे से समझ लेंगे। एक और क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, वो ये है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे लोड बैलेंसर। उसका आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हो कि बेसिक सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर हम बना सकते हैं यूजिंग अ HTTP TCP सर्वर, जो किसी पोर्ट को लिसन करेगा, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा लिस्ट ऑफ हेल्दी बैकएंड सर्वर्स। क्योंकि मान लो आपका ये लोड बैलेंसर है और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, तो उसे मेंटेन तो करके रखना पड़ेगा कि कौन से वाला अभी चल रहा है और कौन से वाला नहीं चल रहा। तो हेल्दी बैकएंड सर्वर्स की लिस्ट उसको हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि बीच में मान लो ये निकल गया तो उसकी लिस्ट में होना चाहिए कि अब मेरे पास 3 ही बचे हैं, जो B सर्वर था अब वो मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट कर देगा बेस्ड ऑन कोई भी जो एल्गोरिदम आप बोल सकते हो, जो हमने अभी ऊपर बात की, राउंड रॉबिन, लीस्ट कनेक्शंस या हैशिंग टेक्निक यूज़ कर लेंगे हम, या कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इन 3 स्टेप्स के थ्रू हम कर लेंगे कि हमने एक HTTP TCP सर्वर ले लिया जो किसी पोर्ट को लिसन कर रहा है कि जिसके पास सारी रिक्वेस्ट आएंगी। उसके बाद लिस्ट होगी सर्वर्स की जो सारे
हेल्दी हैं, ठीक है। उसके बाद वो बेसिकली किसी एक एल्गोरिदम को यूज़ करके पर्टिकुलर सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देगा। अब कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, एक हेल्थ चेकर चाहिए होगा। हेल्थ चेकर क्यों चाहिए? क्योंकि इस स्टेप पे आपने बोला है वो लिस्ट मेंटेन करेगा हेल्दी बैकएंड सर्वर्स की। वो कैसे मेंटेन करेगा? वो हेल्थ चेकर के साथ ना, वो क्या होता है कि उसे हार्ट बीट भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, कि वो बार बार थोड़े थोड़े टाइम बाद हर एक सर्वर को पिंग करता है। जैसे इसको पिंग किया कि क्या आप ज़िंदा हो, तो ये रिप्लाई बैक करता है कि हाँ अभी ये एक्टिव है या ठीक है। फिर ये इसको भेजता है, फिर ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा। तो हर एक को कुछ कुछ टाइम बाद ये भेजता रहता है, जिससे इसको आइडिया रहे कि कौन से सर्वर्स सही हैं, हेल्दी हैं, काम कर रहे हैं, और कौन से डेड हो चुके हैं या क्रैश हो चुके हैं या डाउन है। तो जैसे इसका रिस्पॉन्स इसको मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा। तो इससे फिर ये, क्योंकि इसको पीरियोडिकली बार बार इसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो इससे समझ आ जाएगा कि ये वाला सर्वर अभी डाउन है या क्रैश्ड है। तो वो लिस्ट में मेंटेन कर लेगा कि सर्वर बी को भाई रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, क्योंकि वो पहले ही डाउन है, उसको आप रिक्वेस्ट भेज दो तो रिक्वेस्ट का तो कोई रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। तो इस तरह से एक हेल्थ चेकर होगा जो हार्ट बीट या फिर बेसिकली पिंग करता रहेगा थोड़े थोड़े टाइम बाद, हार्ट बीट चेक करने के लिए कि कौन सा सर्वर हेल्दी है और कौन सा नहीं है। ऐसे ही कंपोनेंट एक फॉरवर्डर होगा बेसिकली, कि कौन से वाले पे सेंड करनी है। तो प्रॉक्सी रिक्वेस्ट को आपको आगे भेजना भी तो है सर्वर के पास। फिर आपको एक एल्गोरिदम चाहिए, जो कि हमने ऊपर बात की कि किसके बेसिस पे आप रिक्वेस्ट को आगे भेजोगे। और एक एडिशनल चीज़ आप रख सकते हो कि आपने एक लॉग्स और मैट्रिक्स भी रखा हुआ है, जिससे आप मॉनिटर कर रहे हो सारी चीज़ें, कनेक्शंस के बारे में, लेटेंसी के बारे में, जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन रहेगी पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में। बाकी आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो बना सकते हो पाइथन के थ्रू यूजिंग सॉकेट्स एंड थ्रेड्स एंड बाकी चीज़ें। लेकिन इस तरह से आप उन्हें ओवरव्यू दे सकते हो कि क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है और आपको क्या क्या चाहिए होगा एक बेसिक लोड बैलेंसर बनाने के लिए। अब इसके अलावा एक और सवाल आ सकता है, जैसे लोड बैलेंसर आपका यूज़ हो रहा है कि आप रीडायरेक्ट कर दो जो आपकी रिक्वेस्ट है किसी एक सर्वर को। वो क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मल्टीपल सर्वर्स थे। अब मल्टीपल सर्वर्स क्यों थे? क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हम अवॉइड कर रहे थे। तो सर्वर पे तो आपने कह दिया कि एक सर्वर डाउन हो गया तो दूसरा हैंडल कर देगा, लेकिन सवाल आ गया कि अगर लोड बैलेंसर ही फेल हो गया फिर क्या करोगे? ये तो ट्विस्ट में ट्विस्ट आ गया। तो आपको इस केस में भी ध्यान रखना होगा कि हमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हर जगह अवॉइड करना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो लोड बैलेंसर है वो भी रिडंडेंट होंगे। इसकी टेक्निक्स होती हैं एक्टिव पैसिव एक्टिव एक्टिव तरह की, लेकिन आप ये समझिए कि जब हम लोड बैलेंसर कह रहे हैं उसे मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल लोड बैलेंसर है आपके पास, कि अगर एक लोड बैलेंसर आपका फेल हो भी गया तो आपके पास और भी लोड बैलेंसर हैं पड़े। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमेशा आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं, ऑप्शंस होते हैं कि एक फेल हो गया तो बाकी आपके पास हैं, तभी आपका सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बन पाता है। इसके अलावा बाकी और भी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन आप सिंपली इसे ऐसे ही समझिए कि रिडंडेंट आप रखोगे हर एक चीज़ के लिए। जैसे हमने सर्वर के लिए रखा, डेटाबेस में भी रेप्लिकाज होते हैं, लोड बैलेंसर में भी मल्टीपल होते हैं, ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कभी भी ना आ पाए। अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं वीडियो को एंड करने से पहले, कि आपने यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, करेक्ट, लोड बैलेंसर। तो क्या उसके कोई सिक्योरिटी रिस्क भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। कि जैसे DDoS अटैक्स हो सकते हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक मैलिशियस यूज़र या रोबोट बहुत सारा जंक ट्रैफिक भेज दे, कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती जा रही हैं आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही हैं, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे? ऐसे ही हेडर इंजेक्शन बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, जहाँ पे अटैकर्स जो है मैन्युपुलेट करते हैं हेडर को, कि कहीं लोड बैलेंसर उन्हें मॉडिफाई कर दे। जैसे आपने SQL इंजेक्शन के बारे में भी सुना होगा, कि वो बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट में SQL क्वेरी इंसर्ट करके भेज देते हैं कि कहीं आप उसे रन ही कर दो, और अगर आपने उसे रन कर दिया तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो आपके DB में से कुछ डेटा निकाल के ला सकता है या कुछ और जंक डेटा आपके में ऐड कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही इनसिक्योर SSL टर्मिनेशन की भी एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। उनके सोल्यूशन क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है आपको रेट लिमिटिंग लगानी है। रेट लिमिटिंग क्या होता है? जैसे मान लो किसी एक IP एड्रेस, पर्टिकुलर IP एड्रेस से बहुत सारी नेटवर्क कॉल्स आई जा रही हैं, तो आपने क्या करना है कि आप कुछ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ही लोगे एक पर्टिकुलर IP से। ऐसा नहीं है कि एक IP एड्रेस से आपको अनलिमिटेड रिक्वेस्ट कुछ ही सेकंड में आई जा रही हैं और वो आप एक्सेप्ट करते रहोगे, क्योंकि जनरली ये
फेक होती हैं, मैलिशियस यूज़र होता है या रोबोट्स के थ्रू भेजी जाती हैं ये सारी रिक्वेस्ट, तो आपको वहाँ पे रेट लिमिटिंग लगानी है कि एक आईपी एड्रेस पे आपने कुछ एक लिमिट लगा रखी है कि इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। और उसी तरह आप कुछ आईपी एड्रेस को ब्लॉक भी कर देते हो। और जब हेडर्स की बात कर रहे हैं तो आपको वैलिडेट करने होंगे हेडर्स। ऐसे ही आप किसी को सीधा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जैसे मैंने आपको एसक्यूएल क्वेरी के बारे में बताया, तो आपको इस तरह की बेसिक चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहीं उसमें कुछ इंजेक्ट होके तो नहीं आ रहा, तो आप उसे डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसे हमेशा वैलिडेट करना होता है। और जो हमने एसएसएल वाले की बात की तो उसमें है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन हमें रखना होगा। तो इस तरह के बेसिक चेक्स रखने होते हैं लोड बैलेंसर में ताकि वो आपकी सिक्योरिटी रिस्क को हैंडल कर पाए। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया लोड बैलेंसर के बारे में। आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि वो लोड बैलेंसर क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है सिस्टम डिज़ाइन में। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। जो हमने एल्गोरिदम्स बोले हैशिंग और कंसिस्टेंट हैशिंग, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल से आइडिया लगेगा कि लोड बैलेंसर उन्हें कैसे हैंडल करता है और कंसिस्टेंट हैशिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। बाकी अगर आप किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हो सिस्टम डिज़ाइन में तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। इसके अलावा अगर आप कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहते हो किसी और के साथ, सबके साथ सिस्टम डिज़ाइन के बारे में, तो प्लीज़ वो भी करिए कमेंट सेक्शन में, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।